रहा था, कुछ अधिनियम थे, उन अधिनियमों के बारे में आप लोगों से बताया था। ठीक है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है अधिनियम को लेकर। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को परिवार के बारे में बताया था और परिवार के प्रकार को बताया था, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि अगर परिवार में जो समस्याएं उत्पन्न होती है तो फैमिली थेरेपी किसके माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो वो दो मॉडल थे। एक तो ये था कि जो परिवार में जो मानसिक तनाव है उसके बारे में, उसकी तनाव की या समस्या का दूर करने की जो जिक्र होती है, एक तो वो हो जाता है आपका, है ना भाई, सरकम, क्या नाम था उसका, किसी को याद है? सरकम फ्लैक्स मॉडल था एक, और एक था मैक मास्टर मॉडल, है ना। ये दोनों मॉडल आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। तो ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों से करवा चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बाल विकास से, और बाल विकास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। ठीक है भाई, चलिए। देखिए, अच्छा, बाल विकास का मतलब आप जानते हैं क्या, मीनिंग क्या हो सकता है बाल विकास का, बताइए जरा। कोई लोग अपना थोड़ा सा बताए कि क्या हो सकता है बाल विकास के बारे में, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताइए। किसी को भी पता है बताइए, शेयर किया करें नॉलेज। हम्म। सबसे ज़्यादा इसमें अगर महिलाओं की, हाँ, हाँ नहीं, महिलाओं पर नहीं, नहीं नहीं, बाल विकास पर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बच्चों पर जो होगा वो आपका सही माना जाएगा, है ना। बच्चों का आपका सही माना जाएगा। ठीक है भाई, तो महिलाओं पर ज़्यादा फोकस ना। ठीक है, महिलाओं के लिए तो अलग से बनाए गए ना सारे कानून वगैरह, है ना भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ मैं अब आप लोगों को बता दूँ कि ये क्या होता है ये बाल विकास में। तो जैसे बाल विकास के क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे, ठीक है, एज अ पॉजिटिव कार्य होंगे, सकारात्मक कार्य होंगे, और बच्चों के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होंगे उनके बारे में चर्चा होगा। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग आज देखेंगे अभी। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है बाल विकास? अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा सा बाल विकास दर्शन के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, और दर्शन वो है जहाँ पर बाल विकास के सिद्धांतों की बात करता है। अच्छा, अब आपको बता दूँ, आपने पढ़ा भी होगा उसका मानव मानव विकास की वृद्धि और विकास के बारे में, मानव विकास की वृद्धि और विकास। ठीक है, वहीं से ये बाल विकास दर्शन के बारे में जिक्र की गई है। चलिए अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे इसके बारे में होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चला देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसी तरह विकास को देखो, बाल विकास की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। बाल विकास का मतलब क्या होता है कि बालक का मानसिक और शारीरिक, ठीक है, सामाजिक और चारित्रिक, नैतिक इत्यादि जो भी मनोसामाजिक उसका पक्ष है, जो भी उसका पक्ष है, उन पक्षों का विकास करता है। यानी शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और भाषाई, धार्मिक, राज्य और आपका नैतिक, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को क्या करता है, वो विकास करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बच्चों की बात कर रहा है, यही है बाल विकास के बारे में। ठीक है भाई, तो बाल विकास दर्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसके आधार पर चल के कुछ विकासों के बारे में व्याख्या की गई है। तो विकास के जो सिद्धांत थे वो कुछ इस तरीके से थे। जैसे मैं आपसे बात करूं तो देखिए यहाँ पर विकास की जो है, विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, विकास क्रम का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण का सिद्धांत होता है। ये सभी के सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बाल विकास के दर्शन के ही अंतर्गत देखे गए हैं। ठीक है, ये उनके सिद्धांत देखे गए हैं। चलिए अब देखिए, अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि विकासात्मक जो बाल विकास है, उस बाल विकास की दिशा का सिद्धांत कैसे माना जाता है। कोई बता सकता है दिशा का सिद्धांत क्या हो सकता है भाई? कोई बता सकता है, बता दीजिए थोड़ा सा। बाल विकास का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत कैसे होगा, विकास की दिशा का सिद्धांत कैसे होगा, बताइए। नहीं पता? ये दिशा के सिद्धांत में नहीं। अच्छा जी, और कोई बताए, और भी कोई लोग। देखो मैं बताता हूँ आपको, अब सुनिए मेरी बात को। यहाँ जो आप देख रहे हैं विकास एक दिशा की ओर होता है, तो इस सिद्धांत में माना जाता है कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है।
तो यहाँ पे मनोविज्ञान के इस सिद्धांत को सिरापुच्छीय दिशा भी कहा जाता है, और इसी के अनुसार बालकों के सिर का भी, उसके बाद नीचे वाला जो अंग होता है उसका विकास होता है। जरा अच्छा इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों ने नाम सुना है, जरा आप लोग मुझे बताइएगा अच्छे से सभी लोग, ठीक है, कि जो बाल विकास का सिद्धांत है, ठीक है, बाल विकास का सिद्धांत ये एक सिरापुच्छीय पदानुक्रम में बांटा गया है। आप जानते हैं इस क्षेत्र को, जिसको आप सिफेलोकैडल बोलते हैं। सिफेलोकैडल का नाम सुना है, जो सिर से पैर की ओर जो होता है। जो देखो, विकास जब दिशा के सिद्धांत में होता है तो यहाँ पे दो चीज़ लागू होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। एक को बोला जाता है सिर से पैर की ओर बोला जाता है, और जो दूसरा होता है वो शरीर के मध्य की ओर से होता है, शरीर के मध्य की ओर से होता है। तो यानी जो सिर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर जाएगा उसको सिफेलोकैडल बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिफेलोकैडल बोलेंगे। और जो केंद्र से बाहर की ओर होगा, जो केंद्र से बाहर की ओर होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो दो, जिसको केंद्र के बाहर की ओर होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, और सिफेलोकैडल जो सिर से प्रारंभ होता है और नीचे की ओर विकास करना चला जाता है। तो ये विकास का एक निर्धारित पैटर्न भी माना जाता है, एक क्रम भी माना जाता है इसको, ठीक है। और यही कहना है कि यह विकास का एक दिशा का सिद्धांत होता है, एक दिशा का सिद्धांत होता है, ठीक है भाई। तो अगर 9 मंथ की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है, ठीक है, चलने लगता है, धीरे 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 खिसकने लगता है। तो यह एक प्रकार से आप जो विकास देख रहे हैं, ये विकास देख रहे हैं दिशा के सिद्धांत की ओर, ठीक है। बालक का सबसे पहले सिर विकसित होता है, अंत में उसका पैर विकसित होता है। यही कारण है आप इसे क्या नाम देते हैं, एक बताइए जरा, क्या नाम देते हैं कि सिर से पैर, सिर से लेकर नीचे की ओर विकास हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि शरीर में विकास सिर से पैर की ओर चलेगा, अर्थात व्यक्ति का विकास सिर से नीचे की ओर होता है, ठीक है, सिर से नीचे की ओर होता है। और जो केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसका मतलब ये होता है कि विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होकर चलता है, ठीक है, मध्य भाग से प्रारंभ होकर चलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करता है, मेरुरज्जु के तो वो विकसित कर देता है, ठीक है। सबसे पहले मेरुरज्जु का विकास करता है वो, ठीक है, सबसे पहले मेरुरज्जु का ही विकास होता है, ठीक है भाई। फिर धीरे धीरे और भी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। वही कहना है यहाँ पर कि बाल विकास में जो बाल बच्चों का विकास होता है, वह विकास जो है दिशा के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है सिफेलोकैडल को लेकर और प्रॉक्सिमो डिस्टल को लेकर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है भाई। देखो, विकास निरंतर का सिद्धांत भी मानता है। आप लोग जानते हैं निरंतर का सिद्धांत क्या होता है, बताइए जरा, निरंतरता का सिद्धांत क्या हो सकता है। मतलब विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है ना, विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। आप समझ गए होंगे अब तो, बताइए जरा, विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत बताता है कैसे। यह सिद्धांत मानता है कि विकास जो है अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे या पहले से चलते रहती है, परंतु उसकी गति से बदलाव आते रहते हैं। अर्थात कभी विकास तीव्र गति से हो जाता है तो कभी विकास मंद गति से हो जाता है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तो निरंतरता का सिद्धांत आप समझ गए, कंटिन्यू चलता है तो कभी तीव्र गति से चलता है तो कभी मंद गति से चलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक प्रकार से बाल विकास का सिद्धांत माना जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का। अच्छा भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्यों? क्योंकि बालक के अगर मैं बात करूं उसके क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर, तो इनके कारण जो विकास होता है वो गति में अंतर पाया जाता है, ठीक है भाई। तो किसी के विकास की गति तीव्र होगी तो किसी की मंद होगी, और यह तो आवश्यक भी नहीं है कि सभी बालक का एक निश्चित अवधि में उसका विकास हो, एक निश्चित विशिष्ट अवस्था में परिपक्व हो जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है ये भी बाल विकास में अहम भूमिका भी निभाता है, ठीक है। और बालकों के मैं बात कर रहा हूँ बाल विकास में, तो बालकों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि विकासों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा।
बहुत सारे लोग हैं। अच्छा जी, एक हैं भाई, दो, अच्छा ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। आवाज़ वगैरह मेरा क्लियर जा रही है सभी के पास? एक बार कंफर्म कर दीजिए जरा। हाँ चलो फिर ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ रिपीट हो रही हो तो कोई बंदा जो होगा वो अनम्यूट होगा। हाँ अनम्यूट होगा, म्यूट हो जाए प्लीज़। हम्म, चलो फिर बहुत अच्छी बात है जिनके यहाँ से ठीक आ रही है आवाज़ तो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो विकास है, मैं आप सबसे यही बताना चाह रहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है भाई। ये व्यक्तिगत विभिन्नता किसी में तीव्र गति से होता है, किसी में मंद गति से होता है, बस ऐसे ही आप कर लोगे। मुझे ज़्यादा इसमें समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करना चाहिए, आप लोग इजीली कर लोगे। ये देखो विकास लिखा हुआ है, ये जो विकास का सिद्धांत बताया जा रहा है, बच्चों में विकास, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विकास जो था क्रम के सिद्धांत में भी होता है। क्रम का मतलब यही हुआ कि अवस्थाओं के अनुसार होता है। जैसे मैंने कहा ना, पहले पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था आएगा। ठीक है भाई, बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी? किशोरावस्था आ जाएगी आपकी, किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अवस्था के आधार पर क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है कि विकास क्रम का सिद्धांत माना जाता है। तो कहने का मतलब व्यक्ति का जो विकास होता है एक निश्चित क्रम होगा उसका। तो अर्थात बालक बोलने से पूर्व पहले व्यक्ति के इशारा की ओर समझ कर अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये रहा मेरा कि क्रम जो होगा वो कैसा होगा, एक निश्चित क्रम होगा। ठीक है, जैसे आप लोग मेरी बात समझ भी रहे होंगे कि निश्चित क्रम का मतलब क्या हो सकता है, बताइए जरा कोई। कि एक गति के रूप में पाने का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, बोलिए एक बार। दोस्तों में चले जाएंगे, वेरी गुड, ये भी सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये ना आपको ये बताओ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मैंने अभी एक बताया था, विकास एक दिशा की ओर जो चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशा वाला। आप लोग ध्यान रखिएगा, दिशा वाला। ठीक है, सीरा पदाभिमुख सिद्धांत और समीप दूराभिमुख सिद्धांत, जिसको मैंने अभी आप लोगों को सिफेलोकैडल और प्रोक्सिमोकैडल के बारे में बताया था, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ आप ये ध्यान रखिए कि एक क्रम में होता है। बच्चा पहले बोलना सीखता है भाई, तो यहाँ पर हमें पहले क्या सीखना, पहले अक्षर की जानेगा, फिर धीरे धीरे शब्दों को जानेगा, फिर क्या बच्चा जानेगा, वाक्य को जानेगा, फिर पैराग्राफ को जानेगा। इस तरीके से उसका विकास जो होता है किसी चीज़ में, यहाँ से आप एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। और नेक्स्ट विकास के सिद्धांत में तो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। अच्छा, जो परस्पर सिद्धांत होता है संबंध का, वो क्या हो सकता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या हो सकता है, ये जरा मुझे बता दीजिए एक बार, कोई भी। चलिए। हम्म, ठीक, बस। यानी, हाँ, यानी गुण, कुल मिला जुला के आप कहना चाहते हो गुण, बहुत अच्छा। ये चीज़ ध्यान रखिए, परस्पर संबंधों का सिद्धांत क्या होता है, बालक के सभी गुण जो होते हैं वो परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है भाई, इनका कहने का मतलब यही है कि बालक के कुछ गुण जिस प्रकार विकास करते हैं उसी प्रकार से अन्य गुण भी विकास करेंगे। जैसे मानसिक हो सकता है, सामवेगिक हो सकता है, बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं, शारीरिक में भी आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो जो व्यक्ति है या जो बच्चा है, कभी उसका तीव्र बुद्धि वाला बालक का शारीरिक विकास भी उसके मानसिक विकास के साथ साथ तीव्रता के साथ बढ़ने शुरू हो जाता है। तो एक रिलेट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। ठीक है भाई, कि अगर उसका शारीरिक विकास हो रहा है तो साथ साथ उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। तो यही कहने का मतलब है कि इस परस्पर संबंध का सिद्धांत जरा देखिए, बालक के शारीरिक और मानसिक सामवेगिक पक्ष का विकास में एक प्रकार का संबंध होता है। अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी वृद्धि कर जाता है। जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका जो है शारीरिक विकास भी हो सकता है। ठीक है, क्रिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस देखने को हमें मिल भी जाते हैं, परिवर्तन भी आते हैं इस पर, है ना। तो अब देखो, मैं बताऊं आप लोगों से, प्रश्न का पैटर्न वगैरह सब इसी से बनाए जाएंगे, इसी टाइप से होंगे, विकास के सिद्धांत पर ही होंगे। आप सबसे यहीं से पूछे जाएंगे, ऐसे कौन सा विकास का सिद्धांत होता है। जैसे बाल विकास सामान्य अर्थ में क्या होता है, सामान्य अर्थ में बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है भाई।
और विकास जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि चीज़ों पर बात करता ही नहीं करता, ये भी सेट तो हो जाएगा आपका। विकास का संबंध गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होते हैं, कोई बताना चाहेगा? दोनों होता है कि एक होता है? गुणात्मक और परिणात्मक दोनों, ये एक बार क्वेश्चन बनाया गया था। हाँ, हाँ दोनों होते हैं, वेरी गुड। हम्म, हाँ, जब वृद्धि और विकास की बात होगी तब हम वहाँ पे अलग अलग चीज़ें के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिद्धांतों के, बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए गुणात्मक और परिणात्मक जो है दोनों संबंध रखता है विकास से। और जैसे एक टीचर के नाते या प्रश्न बन जाए एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों को उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके उनके अपेक्षित दिशा प्रदान करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग बताइए जरा, क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता एक निश्चित आयु अगर बालक को देख लेते हैं आप लोग तो उसकी क्रियाओं के आधार पर नियंत्रित करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग उसको एक अपेक्षित दिशा प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग बताइए, करेंगे ना? तो ये भी सही हो जाएगा आपको। हाँ भाई बोलो कि सामान्य बालकों की क्रियाओं को नियंत्रित करना जो होता है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका ही होगी, ठीक है, एक सोशल वर्कर की ही भूमिका होगी, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से ऐसे बने जाएंगे, या तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये सिद्धांत देखे रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सिद्धांत वाला, ठीक है। एक देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, कोई बता सकता है मुझे समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैंने सर बता चुका ही ना, समान प्रतिमान वाला वही है, दिशा वाला आई थिंक। हाँ, हाँ वही तो है। हेरिडिटी कैसे? हेरिडिटी मतलब ये अच्छा 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 अच्छा। समान, नहीं नहीं, समान प्रतिमान का जो सिद्धांत, अब यहाँ पे देखिए जरा इसने क्या बोला, अच्छा देख लेते हैं अभी। देखिए इसके अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति का विकास किसी भी विशेष जाति के आधार पर होता है, जैसे व्यक्ति और पशुओं का विकास अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार होता है, ठीक है। यहाँ प्रतिमान कहने का मतलब जो बताया गया कि एक तरफ इसने जाति के जीवन के विकास के बारे में बता दिया है ना, और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं वहीं पर तो विकास की गति के प्रतिमान को भी बता रहा है कि भाई एक पक्षी, एक पशु का जो विकास होता है वो उसका भिन्न है, उसका अलग है, और एक मनुष्य का जो विकास होता है उसका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे समान प्रतिमान का जो सिद्धांत बताया गया है वो अलग अलग बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है भाई। तो जैसे विश्व में सभी भागों में बालकों को अगर विकास की बात किया जाए तो जन्म के बाद या गर्भावस्था के समय, ठीक है, तो उस समय विकास जो होता है क्रम से होता है, तो सिर से पैर की ओर चलता है। तो इसका सिद्धांत जो बताता है प्रतिमान का अगर बालकों के लिए, तो वो हॉरलॉक साफ शब्दों में ये चीज़ें बोल चुका है, ये बता चुका है, ठीक है। तो समान प्रतिमान आप सही बता रहे हैं, ठीक है। समान प्रतिमान के बारे में आप यही समझिए कि एक मनुष्य के बारे में, एक पक्षी, एक जीव के बारे में, एक अलग अलग जीवों के बारे में, यहाँ पे अलग अलग विशेषताओं के बारे में जब रिप्रेजेंट कर देता है कि उनका विकास अलग से हो रहा है, इनका विकास अलग से हो रहा है, तो वह कहलाता है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोबारा वही समान प्रतिमान आ गया अभी, ठीक है, दोबारा से आ गया है। और दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ये कौन सा सिद्धांत है? जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं की ओर होता है, कोई बता सकता है ये कैसे होता है सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं की ओर? बताइए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बताया आपने। देखो यहाँ अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर बताया गया तो कहने का मतलब है कि वृद्धि और विकास पहले जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगी, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर जैसे मैं आपसे बात करूं तो बच्चे को अगर आपने मान लीजिए कोई उदाहरण के माध्यम से अगर आप सिखाना चाहें तो पहले क्या करेगा, कोई बच्चा कोई छोटा सा बच्चा है तो पहले रोएगा, फिर ना कोई प्रतिक्रिया करने के लिए, और वही प्रतिक्रिया धीरे धीरे फिर उसके बाद हर एक अंगों के अकॉर्डिंग, यानी
कोई भी प्रतिक्रिया का जैसे करेगा, कोई चीज़ मांगना है, किसी चीज़ से कोई चीज़ लेना है, तो वो अपना क्या करता है, रो के बताता है बच्चे। माँ को क्या करता है बच्चे? हम्म, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हम्म। क्योंकि प्रारंभ, हाँ हाँ सही। ठीक। तो क्या है कि प्रारंभ में बच्चा सभी वस्तुओं को समान रूप से समझता है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, वस्तुओं को विशेष रूप से समझने लगता है। तो ये थ्योरी, हाँ कह सकते हैं आप कि जीन पियाजे की थ्योरी से थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिलेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बालक का विकास सामान्य क्रियाओं के विशिष्ट की ओर होता है, और बालक के विकास के सभी क्षेत्र जो है सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, बाद में विशिष्ट जो है प्रतिक्रिया धारण कर लेती है। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक सबसे पहले अपनी सभी अंगों की सहायता लेता है, किंतु बाद में वह उसके लिए केवल हाथ का ही उपयोग कर लेता है ना। तो इसी प्रकार का जो विकास देख रहे हैं आप, वो आप देख रहे हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो यह प्रतिक्रिया आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, एक और सिद्धांत लेते हैं। विकास जो होता है वो दर में अंतर का सिद्धांत बताता है। दर में अंतर का सिद्धांत बताता है। ये क्या हो सकता है दर में अंतर का सिद्धांत? ये क्या हो सकता है, बताइए। हम्म, 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 ठीक ठीक। तो विकास का दर जो है अंतर का भी सिद्धांत पाया था। तो लड़के लड़कियों का विकास के दरों में अंतर होता है, और लड़कों की तुलना में लड़कियों की जल्दी मैच्योरिटी यानी परिपक्व हो जाना, ठीक है। किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां होती हैं लड़कों से ऊंची और भारी होती हैं, किंतु किशोरावस्था में समाप्त होने के तक लड़के लड़कियों के पीछे छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, बताया आपने, ठीक है भाई। तो ये है परस्पर विकास का सिद्धांत, मैंने बता चुका हूँ आप लोगों के, जहाँ पे गुणों वगैरह के बारे में परस्पर बात हो रही थी ना। ये दोबारा से आ गया है। कुछ सिद्धांत जो है आपको दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। अच्छा, विकास की दिशा का सिद्धांत, अच्छा मैंने ये बता भी चुका हूँ आप लोगों को। वही देखिए, जो सिर से पैर की ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफेलो कैडल बोलते हैं, है ना। मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है कि जब किसी निश्चित दिशा में होता है तो सिफेलो कैडल, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरा पदा विमुख विकास बोलते हैं। और ये 2 से 3 सप्ताह में सिर का होना, ठीक है, इस तरीके से। ये इसको आप ये एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेता है, टॉप टू डाउन। तो टॉप टू डाउन जो होता है, ये जो विकास होता है टॉप टू डाउन वाला, ये किसके अंतर्गत आता है, ये सेफेलोकैडल के ही अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सिर से लेकर पैर की ओर होता है। और दूसरा मैंने आप लोगों से बताया क्या था अभी, प्रोसिको डिस्टल बताया था, प्रोसिको डिस्टल होता है दूसरा, है ना। और ये देखिए, इसको बताया जाता है क्या, कि इसको कहा जाता है केंद्र परिधि विमुख भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, केंद्र परिधि विमुख भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, याद रखना आप लोग। और केंद्र से परिधि की ओर कौन सा विकास होता है, यही होता है, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको मैंने बता चुका हूँ आप सबसे। जैसे सबसे पहले यहाँ जैसे सेंटर में नाभि होती है, ठीक है। नाभि से धीरे धीरे क्या होता है, वो वाह्य की तरफ जाता है, यानी आंतरिक से वाह्य की तरफ, ठीक है। आंतरिक से बाह्य की तरफ जो विकास का सिद्धांत माना जाता है, वो किसको कहा जाता है, प्रोक्सिको डिस्टल होता है उसको बोला जाता है, सेंट्रल टू बॉडी पार्ट, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, सेंट्रल टू बॉडी पार्ट वाला ये हो जाएगा आपका। और आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट सिद्धांत ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा देखो डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको भी मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ, आप इसे पढ़ लेना, है ना। क्या आप समझ तो गए हैं अच्छे तरीके से, इसमें पढ़ना क्या है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक वंशानुक्रम का सिद्धांत होता है, एक वातावरणीय सिद्धांत होता है ना। तो वंशानुक्रम सिद्धांत क्या हो सकता है, बताइए जरा। हाँ तो हाँ, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और वंशानुक्रम के सिद्धांत में अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो एक बात याद रखना इसमें, ये बेसिकली प्रकृति पर भी आधारित होता है। ये
पोषण पे नहीं, एग्जाम में एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। तो वंशानुक्रम था और साथ में वातावरण को लेकर था। तो वंशानुक्रम को शब्द में रिप्रेजेंट किया गया था प्रकृति को, ठीक है, और वातावरण को रिप्रेजेंट किया गया था पोषण को। तो प्रकृति ध्यान रखिएगा, प्रकृति जो होगी वह वंशानुक्रम की दर को रिप्रेजेंट करेगी। तो 40% जो विकास होता है यहाँ से लिया गया था, वंशानुक्रम से लिया गया था। और आप जानते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम 23 होते हैं। और वहीं जो 23वां गुणसूत्र एक होता है जो लिंग निर्धारित करता है, इसमें सीखना, शारीरिक विकास, शरीर का रंग, ऊंचाई, व्यक्तिक अभिवृद्धि, वृद्धि इत्यादि चीज़ें जो है इसी पर होती है, ठीक है। तो यह बेसिकली जो होता है व्यक्ति के विकास के वंश पर आधारित होता है, ठीक है। ये तो बहुत ही सरल है, इजी है। और वातावरणीय को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोषण। मैंने बोला ना अभी आपको, पोषण और प्रकृति जो मैंने दो शब्द बोला, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो अब देखिए जरा, पर्यावरणीय क्या हो सकता है भाई, वातावरणीय ये पोषण पे होता है। अगर वो 40% था तो ये कितने परसेंट होना चाहिए, 60% इसका मानक रखा गया है। तो 60% जो है पोषण, इसका विकास जो है वातावरणीय पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आदत हो जाए, सामाजिक संरचना हो जाए, नैतिकता हो जाए, सामूहिक क्रियाएं हो जाए और क्रियाकलाप के अनुकूल कोई गतिविधि हो जाए, ये सारे के सारे वातावरणीय सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये वातावरणीय सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बाल विकास के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। अच्छा भाई, आगे क्या भाई, इसके आयाम के बारे में। अच्छा देखो, अब तो आप लोग समझ गए होंगे भाई। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ आप सबको, ध्यान से सुन लीजिए कि जो बाल विकास में आप देख रहे थे, बाल विकास के कुछ सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, जो कभी मतलब विकास ना रुकने वाली प्रतिक्रिया होती है, ये गर्भ से प्रारंभ होती है, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। सतत और व्यापक, एक प्रकार से आप कह सकते हो निरंतरता का सिद्धांत होता है, ठीक है भाई। तो कभी कभी शैशवावस्था में तीव्र गति से विकास होता है, तो बाल्यावस्था में मंद गति से होता है, ये चीज़ें आपने देखा है। बालक अगर 5 वर्ष की आयु पर है तो उसका मानसिक जो वृद्धि है, मानसिक वृद्धि की मतलब मानसिक आयु की जो बात मैं कर रहा हूँ, तीव्र गति से बढ़ने का, तो वह 5 वर्ष की आयु में होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ आप लोगों को बातें। एक था निश्चित प्रतिमान, आप जानते हैं निश्चित प्रतिमान अच्छे तरीके से आप लोगों ने, कि मनुष्य क्या कर भाई, रोना, बैठना, चलना, दौड़ना एक निश्चित क्रम में होगा। ठीक उसी तरीके से जानवर की बात हो या पक्षी की बात हो, एक निश्चित तरीके में होगा, ठीक है। 8 से 9 माह का बच्चा अगर क्या करता है, वो मूव करने लगता है, फिर धीरे धीरे भाषाओं पे आ जाता है, लैंग्वेज पे, इस तरीके से क्या करता है, एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार वो बदलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मानव, जीव जंतु, पक्षी आदि जो भी हैं, वो अपना एक विकास का जो प्रतिमान होता है, जिसे ना तो हम परिवर्तित कर सकते हैं और ना ही हम बदल सकते हैं, तो इसलिए इसे कहा गया कि एक निश्चित प्रतिमान में बोला गया था, ठीक है। एक था आपका निश्चित दिशा में, और निश्चित दिशा में मनुष्य को मैंने बताया था भाई 2 तरीके का, एक सिफेलोकैडल को लेकर बताया था, एक मैंने आपको बताया था प्रेस्को डिस्टल को लेकर बताया था, ये आपको बता दिया। एक होता है एकीकरण का सिद्धांत। अच्छा, एकीकरण का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता, जैसे संपूर्ण से अंश की ओर चलना है ना भाई। तो यह एक प्रकार का एकीकरण का जो सिद्धांत होगा वो माना जाएगा विकास का, बाल विकास का माना जाएगा। एक क्रमिक विकास होता है, एक क्रम में होना, जैसे मान लीजिए रोना, आवाज़ को सुनना, नकल करना, एरर्स, स्पीच डेवलप करना, इस तरीके का जो जन्मजात दिख रहे हैं, तो एक क्रम में होता चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है, एक क्रम में होता चला रहा है। जैसे भाषा का विकास करना, तो सबसे पहले बच्चा 1 माह में क्या करता है, बबलिंग करने लगता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी भाषा जो उसकी एक होती है बच्चे की, उसके बाद 12 से 18 माह के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं तार वाली भाषा। तो याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछ लेता, तार वाली भाषा जो होती है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगी, तो क्रमिक विकास के अंतर्गत आएगी तार वाली भाषा, ठीक है। तो याद रखना, फिर तीसरी भाषा एक होती है शाब्दिक भाषा। तो इस तरीके से जन्मजात जो बच्चा होता है, इसका धीरे धीरे क्या होता है भाई, सॉरी, इसका बच्चे का धीरे धीरे क्या होता है, विकास हो रहा था, ठीक है भाई। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 वर्ष में 200 शब्दों का विकास कर लेता है, बालक के अंदर हो जाती है, ठीक है भाई, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 वर्ष में 350 का होता है, 4 वर्ष में 550 का होता है, 6 वर्ष में इसी तरीके से कुछ डिस्टेंस है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा एग्जैक्ट में कि ये कौन से वर्ष में कितना शब्दों का विकास बालक जो है कर लेता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत था, वंशानुक्रम और वातावरणीय सिद्धांत था, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लिया अभी, ठीक है ना भाई। तो इसे आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। तो प्रश्न जैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो सतत, ठीक है भाई, ऐसे बन जाएगा आपका ऑप्शन में, सतत बन जाएगा, क्रमिक बन जाएगा, विलोपन बन जाएगा, संपूर्ण से अंश की ओर बन जाएगा, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है।
ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पर गलत कर देंगे। जैसे सतत है विकास, क्रमिक विकास भी है, संपूर्ण से अंश की ओर विकास है। विलोपन क्या है? विलोपन कोई शब्द ही नहीं होता समाज के उसका बाल विकास में, ठीक है, विलोपन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में जो है बनाए जाएंगे आप सबसे, ठीक है भाई। अब आयाम की बात कर लेते हैं। देखिए आयाम क्या होता है? आयाम का मतलब वही है कि जैसे शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, ठीक है, यही सारे विकास होते हैं, इसी को आयाम बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, शारीरिक विकास में क्या है? व्यक्ति की लंबाई, भार, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? शारीरिक लिखा हुआ है, ये शारीरिक है, ठीक है। शारीरिक अंगों का विकास जो है शारीरिक विकास यही कहलाता है आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। गत्यात्मक यहाँ पे डायनेमिक है, ठीक है, गत्यात्मक का मतलब डायनेमिक हो गया, ठीक है भाई, पेशीय विकास की बात होगी। और आगे बात करें तो संज्ञानात्मक विकास आप देख रहे हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जो है मानसिक विकास से संबंधित है। और सामाजिक विकास समाज से है, जहाँ पर सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव जो होता है पड़ता है, ठीक है, तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है भाई। और संवेगात्मक विकास क्या होता है कि जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं ना, विद्रोह के चरण, साम्यावस्था का विपरण, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, जैसे व्यवहार के, व्यक्तित्व के, स्वास्थ्य को एक प्रभाव में लाया जाता है, जो वो संवेगात्मक विकास के ही अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है विभिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं बालक में, इसलिए ये यहाँ पर बच्चों में संवेगात्मक विकास भी डेवलप होता है, ठीक है। तो ये आयाम है इसके, ठीक है, इतने सारे आयाम है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आयाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि आयाम है क्या चीज़। अब आप देख लीजिए यहाँ पे शारीरिक विकास, मनोसामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सभी के सभी, भाषा विकास, ये भाषा लिखा हुआ है, ठीक है भाई, भाषा विकास, तो ये सभी के सभी क्या है? आपका आयाम है बाल विकास के, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बोलिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे बाल विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। मनोविज्ञान में जो है 37वें भी अधिक शाखाएं हैं, 37 शाखाएं हैं, ठीक है, जिसमें से एक प्रमुख शाखाएं हैं मनोविज्ञान के अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, जिसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं, जो व्यवहार के रूप में जानी जाती है, घटनाओं के रूप में जानी जाती है, ठीक है भाई। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा भाई इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या हो सकता है जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास, क्या हो सकता है इसकी भूमिका? कोई बताइए जरा, बताइए। बाल मनोविज्ञान में जो बच्चों का विकास है क्या हो सकता है? बताइए। मनोविज्ञान, मेरी आवाज जा रही है? नो नो नो, IQ लेवल का कम या ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना कि जब मैं आपसे कहूँ कि मनोविज्ञान में जो बाल विकास की बात कर रहा हूँ ना, तो तुरंत आप समझ जाया करो कि इसके आयाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे इसने कह दिया कि मनोविज्ञान या अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी को लेकर, तो इसका मतलब यही बन गया था आप लोगों का कि बाल विकास का जो आयाम था, जो मानव के संपूर्ण जीवन का लगातार वृद्धि हो रही थी या बदलाव हो रहे थे, जिसमें शारीरिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, नैतिक, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, ये सभी के सभी इसी के पार्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान में। यही चीज़ है, यही चीज़ है। और ये जरूरी नहीं कि अब देखो यहाँ पे तो किशोर मनोविज्ञान भी दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान दे रखा है, खेल मनोविज्ञान दे रखा है, ये सब, लेकिन हमें पढ़ना है बच्चों के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। पहली बात तो आप ये समझिए, जो साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी का मतलब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम था साइको और दूसरे का नाम था लोगस। अब ध्यान समझिए, जो साइकी का मतलब बना था वो आत्मा से बन गया था, इसका किससे बन गया था? ये आत्मा से बन गया था। जो लोगस का मतलब था वो अध्ययन करने से, तो यानी आत्मा का अध्ययन से हुआ था, ये आत्मा के अध्ययन से। तो ग्रीक भाषा में सबसे पहले एक गैरेट विद्वान थे, उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था। उन्होंने बताया था कि साइकी प्लस लोगस जो होता है वो आत्मा का विज्ञान होता है। लेकिन जब 16वीं शताब्दी आई तो 16वीं शताब्दी में ये प्लेटो ने इसके बारे में जिक्र किया था। अगर आप सबके हरियंट के पास अगर बुक होगी तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा 17वीं शताब्दी में बाल विकास के दृष्टिकोण में प्लेटो की जो पुस्तक आई थी। अच्छा, यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन की जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लेटो का जो नाम आता है, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया और डेकार्टे हो गया, ये 16वीं शताब्दी में आया था। और 16वीं शताब्दी में इसने कहा था कि आत्मा शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग किया था? आत्मा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, प्लेटो की एक अपनी पुस्तक है रिपब्लिक में उसने कहा है कि बाल्यकाल में घटित होने वाली घटना का प्रभाव उसके आने वाले जीवन पर पड़ता है।
तो ये शब्द तो बहुत इजी है ये, कि प्लेटो की पुस्तक जो है वो तो रिपब्लिक है, और इसमें ये बात कहा कि बाल्यावस्था में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उसके प्रभाव में जो चीज़ें आती है वह एक प्रकार की क्या कहलाती है, आपकी बाल विकास कहलाती है, वो आपकी बाल विकास कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने बताया। ठीक है भाई, 17वीं शताब्दी में फिर देखिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ठीक है, यानी बच्चों का स्कूल की स्थापना होगी, और ये बात आप लोगों को पता होगा जॉन कोमेनियस ने कहा था। और यहाँ पे देखिए लिखा है कमेनियस, तो आप लिख सकते हैं जॉन कोमोनियस, नाम भी आप लिख सकते हैं इसका। ठीक है, वही नाम शुद्ध है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, केमेनियस नाम नहीं होगा, कोमेनियस होगा। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं पेस्टोलॉजी के बारे में। देखो पेस्टोलॉजी जो है आपने नाम सुना भी होगा, ये इटली के हैं, और इन्होंने 17वीं शताब्दी में क्या किया था, इटली के मनोविज्ञान जो पंपोनोजी थे, पंपोनोजी, उन्हीं के संबंध में इन्होंने, ठीक है, उन दोनों के साथ में मिलके इन्होंने, पेस्टोलॉजी जी ने एक मन का मस्तिष्क मान लिया था। क्या मान लिया था? मन का मस्तिष्क मान लिया था मनोविज्ञान को, और फिर उसके बाद इन्होंने बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण के रूप में इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने दो ही बात बताई है अब तक। सिर्फ एक बात तो ये बताया है आप लोगों को कि गैरेट ने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी। दूसरी बात ये बताया कि 16वीं शताब्दी में प्लेटो ने एक रिपब्लिक करके पुस्तक लिख दी बाल विकास में, ये बात बता दी है आप लोगों को। ठीक है, यही दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बात करता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पेस्टोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पेस्टोलॉजी आगे बात करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्रेयर एक नाम आ रहा है। प्रेयर ने 18वीं शताब्दी में स्वयं बच्चों के जीवनी को तैयार किया था। जीवनी को तैयार करने का, अच्छा आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखो मनोविज्ञान में आपने नाम सुना होगा विलियम उंट का। पहले उनको बताता हूँ, फिर प्रेयर का नाम आएगा। अभी देखो कैसे, आपने नाम सुना होगा विलियम उंट। ठीक है, पहले मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। विलियम उंट जो थे, ये जर्मन में एक लिप्जिंग शहर था। कहाँ था? लिप्जिंग शहर था। उस लिप्जिंग शहर में इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और कब स्थापना की थी प्रयोगशाला का? प्रथम स्थापना 1879 में किया था। आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और पता भी होगा आप लोगों को, है ना? ठीक है भाई। और भारत में जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी भारत में, ये तो बात हो गई लिप्जिंग वाली शहर की। अगर मैं भारत की बात करूं आप लोगों से, तो भारत में एक नाम आता है भाई, मनोविज्ञान प्रयोगशाला का नाम किसी को पता है? भारत में किसने किया है? सेन गुप्ता। सेन गुप्ता ने किया है। किसने किया है? सेन गुप्ता ने किया है भारत में। याद हुआ आपको? सेन गुप्ता ने किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1915 में किया है। सेन गुप्ता ने 1915 में किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, प्रयोगशाला का। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे गए? तो जाहिर सी बात है, जब इन्होंने स्थापना की है प्रयोगशाला की 1879 में, तो जनक भी इन्हीं को कहा जाएगा, विलियम उंट को ही कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने कभी कभी नाम सुना होगा कि व्यवहार का विज्ञान को लेकर, ये 20वीं शताब्दी में जो व्यवहार का विज्ञान के जनक कहे गए, उनका नाम था जेबी वॉटसन, ना कि विलियम उंट था। उनका क्या नाम था? जेबी वॉटसन था। आप याद रखेंगे आप लोग, तो जेबी वॉटसन था, ये आप ध्यान रखिएगा, जेबी वॉटसन। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? वॉटसन। अच्छा बताइए, किस बंदे ने ये कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना दूंगा, या वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ? कौन बोला है ये? ये वॉटसन ने कहा है। ठीक है, तो ये आपका ये परिभाषा एग्जाम में पूछी गई है, टीचर वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो हो सकता है आप लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसने किया है, तो आप बताओ, विलियम उंट को बताओगे, जेबी वॉटसन को बताओगे शिक्षा मनोविज्ञान का, या विलियम जेम्स को बताओगे? विलियम उंट अलग है, विलियम जेम्स अलग है, बताइए। नहीं, विलियम जेम्स को बताओगे आप लोग। ये अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति इन्होंने किया है, और ये 1900 में किया था। ये अब तीन नाम देख ले आप, तीनों नाम में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, विलियम उंट को लेकर, जेम्स को लेकर, वॉटसन को लेकर। तो यहाँ पे मैं तीनों के तीनों नाम के बारे में बता भी रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट किसने किया? देखो मैंने अभी बताया शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात होती है,
ठीक है, तो उनका नाम आता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट करने वाला व्यक्ति कौन है, और उसी ने एक किताब भी लिखी है शिक्षा मनोविज्ञान पर, ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान पर किताब भी लिखी है। नाम सुना आप लोगों ने थॉर्नडाइक का नाम? आप सोचते होंगे थॉर्नडाइक का नाम यहाँ पर क्यों आ गया, लेकिन थॉर्नडाइक ने ही क्या किया है इसका आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने 4 नाम बताए हैं, चारों नाम में कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में चारों नाम पूछे जाएंगे, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, विलियम उंट और जेबी वॉटसन, ये 4 नाम याद रखना, ठीक है, ये आप सबके लिए अच्छी चीज़ है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब हम लोग। तो यहाँ पे कहता है कि प्रेयर ने 18वीं शताब्दी में, देखो वो बात हो रही है 18वीं, अभी 19वीं शताब्दी की बात नहीं हुई है, प्रेयर इन लोगों से पहले आ चुका है प्रेयर, और इसने स्वयं बच्चों को जीवनी को तैयार करने की बात किया था। इंग्लैंड में 1892 में जेम्स सल्ली के द्वारा ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दीजिए इसे। जॉन हॉल के अकॉर्डिंग यूएसए ने प्रथम बाल अध्ययन का आंदोलन चलाया, ये भी नहीं पूछा जाएगा, इसे भी आप छोड़ दीजिए। 1930 में जीन पियाजे के द्वारा एक मॉरल जजमेंट, ये पूछा जा सकता है कि मॉरल जजमेंट की किताब किसने लिखी है, तो ये पूछा जा सकता है, ये आपका नैतिक विकास में जो इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। अच्छा, नैतिक विकास जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इसका नाम कहाँ से आ गया, यही सोच रहे होंगे आप लोग ना, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया भी है इसके बारे में कि जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले जीन पियाजे ने दिया था, उसका कॉपी किया है इसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने उसकी कॉपी की है, ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं कि क्रो ने बाल विकास की परिभाषा क्या बोला, कि बाल विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को ही बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हॉलॉक ने बोला, जेम्स ड्रेवर ने भी बोला, ठीक है, तो इसने ये परिभाषा बताई गई है, ठीक है। बाल विकास के इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैंने अभी देखो ग्रीक भाषा में साइकी प्लस लोगस के मतलब बताया था, और साइकी का मतलब आत्मा बताया था, लोगस का मतलब अध्ययन बता दिया था, ये चीज़ें आपको पता है अच्छे तरीके से, है ना, आप लोग जानते भी हैं। आत्मा का विज्ञान आप लोग, अच्छा बताइए जरा, आत्मा का विज्ञान किसने कहा भाई, आत्मा का विज्ञान किसने बोला, बोलिए। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किस व्यक्ति ने बोला है, नहीं पता, नहीं 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 नहीं, देखो, नहीं 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 नहीं, देखो अभी मैंने आप सबसे एक चीज़ बताया भी है, आप सभी लोगों से भी, कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बोला। मन नहीं, प्लेटो 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 हो सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो उसे देखते हैं। देखो अभी मैंने एक चीज़ बताया आप सबसे ना, कि एक बात ध्यान रखिएगा आप, किसकी, साइकी प्लस लोगस, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन में जैसे मैंने बताया, आत्मा का अध्ययन जो था, आत्मा का विज्ञान, जैसे अभी इन्होंने बोला कि प्लेटो, ये सही जवाब आएगा, प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु, ये दोनों का नाम आएगा सही, ठीक है भाई, इन लोगों ने, प्लेटो एंड अरस्तु ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसी तरीके से जो मनोविज्ञान है, व्यवहार का आचरण है, व्यवहार का आचरण किसने बोला है, तो व्यवहार का जो आचरण है वो मैकडुगल ने कहा, जैसे मैकडुगल की 14 मूल प्रवृत्ति है, उसने बोला था ये, ठीक है, मैकडुगल ने, ठीक है इसको। और मन का मस्तिष्क है, कौन बोला था, मन का मस्तिष्क, पंपानोजी, मन का मस्तिष्क जो बोला गया था पंपानोजी ने बोला था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे आत्मा का विज्ञान आप सीधा यही पूछा जा सकता है एग्जाम में आप सबसे, तो याद रखिएगा अरस्तु और प्लेटो, इसका नाम दोनों में से एक ही मिलेगा आप लोगों से, ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, अरस्तु या तो प्लेटो का नाम मिलेगा। देखो अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि एक 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपानोजी के सहयोगी थे, एक उनका नाम था थॉइस रीड करके नाम था उनका, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था इसको, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तो यही चीज़ है, या तो मन बोल दूँ या तो मैं मस्तिष्क बोल दूँ, बात दोनों एक है, ठीक है भाई। तो इसके बारे में किसने बोला है भाई, तो आपने देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोम्पोनोजी, ठीक है, इन्हीं का इसके बारे में ये बोला गया है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया, ठीक है। चेतना का विज्ञान किसने कहा, जरा बताइए, चेतना का विज्ञान किसने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आप सबके लिए भाई, है ना, चेतना का,
चेतना शब्द के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो सबसे एक नाम आता है, सबसे पहले जो इसने चेतना शब्द के बारे में बताया था वो आता है मैकडुगल का ही नाम आता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं 1879 में विलियम उंट ने विश्व के पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी लिप्जिग शहर में खोली थी, और सिगमंड फ्राइड ने ऑस्ट्रेलिया के मनोविश्लेषणात्मक वादी लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक वादी सिद्धांत पर इसने क्या किया था, व्याख्या किया था, ठीक है, इसने क्या किया था, व्याख्या किया था। तो इसलिए ये रिलेट कर सकते हो आप कि इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने इसके बारे में चर्चा किया है, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। चेतना का विज्ञान जो माना है विलियम उंट भी माना है, विलियम जेम्स ने भी माना है, टीचनर ने भी माना है, ठीक है, 3-4 विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में माना है। विलियम उंट का नाम, टीचनर का नाम, ठीक है, आप याद रखिएगा ये, ठीक है। व्यवहार का विज्ञान आप जानते हैं, व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, जेबी वाटसन का ही होगा, जाहिर सी बात है, नाम से ही लग रहा है व्यवहार, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या बताया था, व्यवहारवाद का प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन होता है, मन आत्मा मन चेतना का स्वीकार नहीं करता है या अनुबंधन पर बल देता है, ठीक है। पशु और मनुष्य में भारी संभावनाएं जो असामान्यताएं होती हैं वो पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवहार के विज्ञान में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और एक पॉइंट को। तो यहाँ पे देखिए रिपब्लिक आपको पता हो गया होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है उसके बारे में, है ना, डिटेल जानकारी दी गई है नीचे। और जेम्स ड्रेबर के अकॉर्डिंग परिभाषा बताई गई है, यहाँ पे हॉलॉक के अनुसार परिभाषा बताई गई है कि बाल विकास की परिभाषाएं क्या हो सकती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बताई गई गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, किशोरावस्था तक ये चलता है, इसी को बोलता है बाल विकास, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई है, तो जैसे 1887 को याद रखना है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और बाल अपराधियों के सुधारने के लिए बात हुई थी ये। गेशल का नाम आता है 1928 में, और इन्होंने क्या किया है, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ एंड गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक एक पुस्तक है, इसकी प्रकाशन 1930 में किया था, किसने, गेशल ने। 1930 में मोरल जजमेंट की एक किताब और आई थी, वो उसका था जीन प्याजे का, किसका था वो, जीन प्याजे की किताब थी, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के, ये भी आप जानते हैं 32 यानी 32 पुस्तक, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी पुस्तक लिखा है इन्होंने। और लैंग्वेज एंड थ्रो ऑफ थे, ठीक है, द चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड होगा यहाँ पे, ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। बालक का चिंतन और विकास की बात किया इसने, एक पुस्तक ये था। और 1926 में इन्होंने क्या किया, चाइल्ड कॉन्सेप्चुअल ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात किया, कि संसार के बच्चों के विचार के बारे में। 1920 में मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड के बारे में, नैतिक निर्णय के बारे में बात किया था 1930 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सल्ली का नाम अभी मैंने आपको बताया भी है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो ऊपर मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है, किताबें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये भी स्टैनले हॉल का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्टैनले हॉल की भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जीन प्याजे के बारे में अच्छा बता चुका हूँ आप लोगों को भाई, ठीक है। और प्रेयर की देखिए, यहाँ पे प्रेयर ने अपने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं का विकास तथा अनुभव का अध्ययन करने के लिए माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, प्रेयर ने, ठीक है। ये एक नाम है, विद्वान है ये, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। बच्चों के संबंध में कुछ नीतियाँ भी होती हैं, कुछ नीतियाँ भी बनाई गई हैं बच्चों के परिप्रेक्ष्य में। कौन कौन सी नीतियाँ हो सकती, किसी को पता है भाई? नीतियाँ देखो, बच्चों के विकास के लिए राष्ट्र की अगर प्रगति की बात करें तो भारत में बच्चों का जो दिशा सुधारने के संबंध में भारत ने कार्यक्रम बनाए हैं, नीतियाँ बनाए हैं विभिन्न प्रकार के। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति है वो एक राष्ट्रीय नीति है, और राष्ट्रीय नीति कौन सी है, 1974 की है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है भाई। तो इसमें क्या बात था, इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान किया जाए, जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों तरह से बच्चों में वृद्धि और उसके अवधि के बाद हम देख सके, या उसमें अवधि के दौरान हम सारी चीज़ें कर सके, और संपूर्ण भौतिक मानसिक सामाजिक विकास जो है सुनिश्चित किया जा सके। यह एक प्रकार से बच्चों की जो नीति है वह 1974 की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत इसे माना जाता है या रखा गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो भी स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम बच्चों के लिए बनाए गए हैं, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाएगी, और सभी बच्चों के लिए अवसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और अत्याचार और लापरवाही से जो बच्चे वो हैं उसमें ग्रसित हैं उनसे क्या किया जाए, उनको सुधार किया जाएगा, ठीक है।
अन्य के साथ राष्ट्रीय बाल बोर्ड के भी गठन भी किया गया था इसी के अनुसार। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नीचे भी देखेंगे। तो सुनिश्चित करना बच्चों के कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास के राष्ट्रीय परियोजना के बच्चों के कार्यक्रम में सम्मिलित होना, सुनिश्चित होना। फिर उन बच्चों में ही जैसे बच्चों के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको स्वास्थ्य, सुपोषण, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्रों में प्रभावकारी सुनिश्चित करना, ये सारे के सारे उसके उद्देश्य बन जाएंगे आप लोगों का ना, या एक प्रकार की योजनाएं बन जाएंगी। ठीक है भाई, आगे हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है भाई, ये आप ये क्या है, देखिए ये पहले की बात बताएगी, आप इसको याद ना करें कि 2020 का भी आ सकता है, 2020 का भी आ सकता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश वाले ध्यान रखेंगे 2020 का, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग से एक टॉपिक दे भी रखा है कि हमें वहाँ पे पढ़ना भी है। ठीक है उसमें, लेकिन यहाँ आप लोग यूजीसी वाले जितने हैं वो 1986 का ही ध्यान में रखें। ठीक है, और आप ध्यान रखें कि प्रथम जो नई शिक्षा नीति है, पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर वो लागू किया गया है, तो नाम बताना कर्नाटक, और जो दूसरा राज्य पूछेगा तो उसका नाम बताना आप लोग मध्य प्रदेश। तो इतनी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति को, तो यहाँ पे जो 1986 की शिक्षा नीति है उसमें क्या बात कही गई, देखिए इसकी योजना का विकास को लेकर इंदिरा गांधी ने किया, और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1968 के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना को बनाई थी, और बाद में इसको क्या किया, कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया, चेंजेस किया। ठीक है, ठीक है, इसने शिक्षा नीति के जो भी सदस्य रहे होंगे, जो भी प्रबंधन रहेंगे, उन लोगों ने ये सारी चीज़ किए, और भारत में व्याप्त अलगाववाद की वजह से उनकी हत्या भी कर दी गई थी। ये इंदिरा गांधी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी मैनेजमेंट थे उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए, चेंजेस भी किए गए। जैसे 1986 में क्या चेंजेस किए गए, 1968 को लेकर ध्यान में एक चेंजेस ये था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था जो होगी वो 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा। लेकिन अगर 2020 जो है ऐसा कुछ भी इसमें नहीं चीज़ें की गई है। ठीक है, वो शुरुआत से ही क्या कर दिया गया है, वोकेशनल एक्टिविटी देने की शुरुआत कर दी गई है, व्यावसायिक क्रियाविधि पर बल दिया गया है उसमें। ठीक है, और यहाँ पर व्यवहारिक पक्ष पर और शारीरिक पक्ष पर भी बल दिया गया है, प्राथमिक चीज़ों पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। और फिर उसके बाद देखिए बेसिक एजुकेशन को स्वीकार किया इसने, और इसने क्या है कि विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अकॉर्डिंग भी, जैसे नाम भारत सरकार का जनार्दन रेड्डी समिति का गठन हुआ 1992 में, तो उसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य रखे गए थे शिक्षा को सुधार को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने कुछ भी बात की, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए किसने 1992 में नाम किया था, जनार्दन, आप लोग नाम याद रखना, जनार्दन समिति। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है भाई, आप देख लेना उसमें। ठीक है, शिक्षा नीति में क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, इसको बोला था POA, POA। ठीक है, ये भी, तो ये 1992 का है। ये आप जानते हैं क्या है ये POA? POA क्या है 1992 का, जिसको आप बोलते हैं कार्यक्रम। ठीक है, ये क्या हो सकता है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, ये बेसिकली उसी के सिमिलर काम करता था, और ये सिमिलर काम करने की बात करूँ तो शिक्षा नीति के ही सिमिलर था। शिक्षा नीति में जैसे मैंने बताऊँ कि शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति जो 1986 थी, और जो ये आप देख रहे हैं कार्य का कार्यक्रम 1992 का, जिसको एक्शन आप प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोल रहे हैं, तो इन दोनों में एक सिमिलर जैसे काम थे। इनमें नीति हस्तक्षेप, जिससे जो बचपन के शुरू की देखभाल होगी, जो शिक्षा होगी, बाल केंद्रित दृष्टिकोण होगा, ये प्रारंभिक शिक्षा की विशिष्टता को प्रदान करता था इसमें। ठीक है, तो बच्चे के विकास को समग्र स्वरूप प्रदान करने वाला यही था। ठीक है, पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक विकास के बारे में जो है चर्चा की गई थी इसे। ठीक है भाई, और प्रारंभिक शिक्षा मिशन सभी के लिए शिक्षा हो, तो ये एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कही गई थी। ठीक है, 1993 में जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जो बनाए गए थे वो स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, 2010 में सर्व शिक्षा अभियान जो हुआ उसका संतोषप्रद गुणवत्ता प्राप्त हुआ। और ये सर्व शिक्षा अभियान आया कब था, बताइए जरा, सर्व शिक्षा अभियान आया कब था, 2001 या 2002 में? 2002, बेसिकली 2002 ही मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, 2001 2002 करके ऐसे आता है, तो
आप लोग 2 ही रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1992 में इसका नाम जो है कार्य योजना के नाम से जाना गया, और ये विभिन्न प्रकार से कार्य किए, जैसे 23 कार्य इसके शीर्ष पे रहे थे। और 23 कार्य का मतलब देखिए आप कौन कौन से कार्य, नारी की समता जो है समानता के लिए शिक्षा की बात करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के काम करना, अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिए काम करना, दिव्यांगों के लिए शिक्षा के काम करना, प्रौढ़ के लिए काम करना, ठीक है, वृद्धा के लिए काम करना, और उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था जो है परिचर्या की शिक्षा की बात करना, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुक्त शिक्षा, उपलब्धि के रोजगार। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं 23 आप लोगों को ये मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको 1992 कार्य योजना। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं, जैसी बात नहीं है इसकी। ठीक है भाई, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं, है ना। और हम देख लेते हैं कुछ और भी नीतियों के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, ऐसे भी देख सकते हैं कि बालिकाओं के लिए सार्क दशक का राष्ट्रीय योजना बनाना 1991 और 2000 में आया था। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में आई थी। ठीक है भाई, अच्छा ये 2001-2002 का था क्या, बेसिकली मैं बता देता हूँ। उत्तर जीविका संरक्षण को लेकर काम किया गया था। ठीक है, उसका विकास की बात किया गया था। उद्देश्य यह था कि बालिका की जो समाज में निम्न स्थिति है उसको स्वीकार किया जाए और उसको बराबर का अवसर प्रोवाइड किया जाए, ये बात किया गया था इसमें। राष्ट्रीय पोषण नीति में क्या बातें हुई थी, ये जो विकासशील विश्व है उसके बारे में ये बात करता है। अच्छा, ये कैसे बात करता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा था कि कुपोषण की जो स्थिति है बनी हुई, ठीक है, जो अपर्याप्त भोजन या पौष्टिक तत्व नहीं ले पा रहे हैं, जिनका परिणाम शारीरिक वृद्धि में या स्वस्थ पर पड़ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन पर राष्ट्रीय पोषण नीति जो लाई गई थी 1993 में लाई गई थी। ठीक है भाई, पोषण नीति जो लाई गई थी, ठीक है, ताकि अच्छा खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, इस तरीके की बात जो है राष्ट्रीय पोषण नीति में कही गई थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की थी। तो इसमें इसका उद्देश्य जो था प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने को लेकर था। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 2045 तक एक अस्थायी जनसंख्या की दर प्राप्ति की जा सके, इस तरीके की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण की जरूरतों को पूरा करने में ये सफल हो जाएगा। ये उद्देश्य रखा है 2045 तक। तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 की है वो किस पर आधारित है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप लोग तुरंत बताना कि यह एक प्रकार की जो है जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में है, और मातृक स्वास्थ्य की बात करता है, गर्भ निरोधक जैसी बात एक्टिविटी पर बात करता है, और मामलों को जो है समाधान करने की बात करता है। यही है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, उद्देश्य है 2045, इसको ध्यान रखिएगा। ये IMP लग रहा है मुझे। आगे बात करता हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लेकर 2002 में। ये क्या बात करता था, ये प्रयास करता था स्वास्थ्य को लेकर सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से समानता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, मतलब इक्वालिटी के आधार पर उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए स्वास्थ्य के संबंध में। ठीक है, स्वास्थ्य प्रणाली को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य को क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। जनसंख्या को अच्छे स्वास्थ्य में स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का ही था, यही आप ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 आया था, और ये 2003 था बच्चों के लिए। तो इसमें अंतर्निहित अधिकार कुछ थे, जैसे मैं कहूँ कि बच्चा स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन आनंद ले, और बच्चे का स्वास्थ्य विकास जो है वो वृद्धि सही तरीके से हो सके। ठीक है, इस तरीके की जो क्रियाविधि थी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता था, उत्तरजीविका के जीवन के बारे में बात करता था, स्वास्थ्य प्लस पोषण और उच्च स्तर पर वह सर्वांगीण विकास करने की बात करता था, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की बात करता था। ठीक है भाई, तो इस तरीके की जो क्रियाविधि होती थी वो बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 जो आया था वो हुआ था। राष्ट्रीय कार्य जो है राष्ट्रीय कार्य राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्य राष्ट्रीय केवल एक बार होगा। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना 2005। राष्ट्रीय कार्य योजना क्या होगा, तो इस योजना में 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया था,
और इसमें संरक्षण, विकास, भागीदारी पर बल दिया गया था। बस बहुत सरल है, तो आप इजीली आप इसे देख सकते हैं। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया इसमें, मैंने आप सबसे बताया भाई, सबसे पहले यही चीज़ जिक्र किया कि बच्चों के बारे में राष्ट्रीय नीति 1974 1974 याद रखना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको याद रखना है 19 शिक्षा नीति जो है 1986 है, और एक कार्यक्रम नीति था जिसको आप प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते थे, वो आया था 1992 में। और बाल श्रम के बारे में जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी वो बाल श्रम को लेकर बनाई गई थी 1987 को लेकर। और बालिकाओं के सार्क दशक में राष्ट्रीय योजना जो बनाई गई थी वो आप देख रहे हैं 1991 से लेकर 2000 तक। राष्ट्रीय पोषण नीति जो आई थी वो 1993 में आई थी, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में लाई गई थी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर एक्ट जो था, सॉरी एक्ट नहीं, ये नीति है, ये जो लाया गया था 2003 में लाया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना जो नीति आई वो 2005 में आई थी। एक प्रकार की ये योजना थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख भी लेना एक बार, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाय द वे बच्चों से अगर कुछ पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो बच्चों बोलिए। दो हजार बानवे में 1992 में, अच्छा, देखो बाल नीति 2012, इसमें भी आपको शिक्षा, ज़रूरतें, स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों पर भी जिक्र किया गया था 2012 के भी, ठीक है। इसमें बच्चों को जो बाल निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए उनको, और उनको अगर मैं कहूँ कि ज़रूरतों को पूरा किया जाए, ठीक है। स्वास्थ्य की देखरेख की बात की जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में 2012 की ही नीति रही है, ठीक है। यही नीति रही है, ठीक है, ठीक है भाई। बाल नीति दो और 2012 की बाल नीति, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि हर एक नीति में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल होगा, कल्याण की देखभाल होगा, बाल विकास की देखभाल होगा। यह आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी नीति, ठीक है भाई। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कोई भी नीति होगी आपका उसी पर फोकस होगा। बच्चे पर क्या हो सकता है बताइए जरा, शिक्षा पर ही होगा, जाहिर सी बात। और क्या हो सकता है बच्चों को, स्वास्थ्य पर बात हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों को, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए और अलग से नीति थोड़ी बनाई जाएगी, ठीक है भाई। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई। क्या किया था, नोड तो मंत्रालय है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ देखा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि महिला और बाल विकास के मंत्रालय की नीति के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, तब वो नोडल होते हैं। जब कहीं पर आप निगरानी वगैरह करेंगे तब, अदरवाइज थोड़ी ना ऐसे कर देंगे किसी चीज़ को। कहीं पर निगरानी कर रहे हैं या कहीं पे अवलोकन कर रहे हैं तो माना जाता है उसे नोडल एजेंसी के अंतर्गत, ठीक है। हाँ, ये है कि नोडल एजेंसी आप इनके अंतर्गत रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को जो भी चीज़ें हो रही है ना तो वो सभी के अंतर्गत आ सकती है भाई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी तो होगा, उसका अवलोकन भी तो किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसका स्वास्थ्य कैसा हुआ, उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, बस आपसे बच्चों की नीति के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी नीति कब बनाई गई है, ठीक है। बच्चों की नीति कब बनाई गई है, तो जैसे राष्ट्रीय बाल नीति एक तो आपने बताया अभी 2012 की है, तो 2012 की जो राष्ट्रीय नीति है वो एक तो आपको 1974 की भी है, तो अब ये दो है, तो दोनों में आपको कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे, तो दो विशेषता थोड़ी ना पूछेंगे, उद्देश्य पूछेंगे। उद्देश्य अलग होता है, विशेषता अलग होती है। उद्देश्य बनाने का जो तरीका, हाँ नहीं, इसने नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा किसने आरंभ किया वगैरह, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। प्रश्न के पैटर्न में आपसे अगर पूछेगा तो केवल उद्देश्य पूछेगा, उसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है भाई। तो जैसे 2012 का जो उद्देश्य रहा होगा वो क्या है, वो बच्चों को, अगर मैं बात करूँ पार्टिसिपेशन की बात हो सकती है, भागीदारी की बात हो सकती है,
समन्वय की बात हो सकती है, कोऑर्डिनेशन की बात हो सकती है, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए ऐसी बात हो सकती है, उसके अधिकारों के बारे में बात हो सकती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, पोषण की बात होगी, ये बात हो जाएगी उसमें। और अगर मैं आपको 1974 की बात करूँ तो 1974 में किन चीज़ों के उद्देश्य की बात करता है? बच्चों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान की जाए, उनको उनका भौतिक और मानसिक और सामाजिक विकास जो है सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इन चीज़ों की बात की गई थी। और इसमें भी जब बात आगे आती है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से, तो वहाँ पर आ जाती है कि बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए अवसर प्रोवाइड करना, अत्याचार और लापरवाही से जो बच्चे हैं उनको मतलब ऐसे कंडीशन में जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना, संरक्षण प्रोवाइड करना। ये काम था राष्ट्रीय बाल बोर्ड का भी, और राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय नीति 1974 का भी था, 1974 का, जो बच्चों के संबंधित में है, युवाओं के संबंधित वाला नहीं, बच्चों के जो संबंध में है उसका आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1974। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, और आगे हम बात करते हैं, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ये सारी बातें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए मध्यमान भोजन योजना वगैरह है, ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं, ये कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों का विकास की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से जैसे प्राइमरी शिक्षा को लेकर यहाँ पर जो है स्टार्ट की गई, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से सारी योजनाओं की जितनी सारी कार्यक्रम है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ICDS भी मिल जाएगा, ICDS भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है वो भी मिल जाएगी आपको, शिशु गृह स्कीम मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके अंतर्गत जितनी सारी चीज़ें में आती है, मैंने सारे के सारे कार्यक्रम इसमें लिख दिए हैं, जितने भी बच्चे के कार्यक्रम में। CARA एक है जिसको दस्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के रूप में देखेंगे केंद्र लेवल पर, ये भी आपको मिल जाएगा। ICP ये जो है वो भी मिल जाएगा, IPCPS, ये भी इस PDF में सारी मिल जाएगा आपका, तो एक बार इसे देख लीजिएगा। बाल विकास से कोई प्रश्न अगर आप सबसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, नीति से पूछा जा सकता है, और नीति कब आई है, या तो आपसे पूछेगा उसका उद्देश्य, बस इतना चीज़ें पूछेगा आप लोगों से UGC में। बाकी कहीं कहीं से भी और प्रश्न बनाने की चांसेस इसके नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल आप सबकी क्लास होगी, कल आप सबकी क्लास होगी, और कल की क्लास जो होगी वो आपका यूनिट नंबर 10 का लास्ट होगा। ठीक है, यूनिट नंबर 10 का वो लास्ट होगा, जैसे पर्यावरण और समाज कार्य। ठीक है, पर्यावरण और समाज कार्य बचा है, ये आपका कल समाप्त कर दूंगा। उसके बाद कल के बाद मंडे से आपका फिर एक प्रैक्टिस होगा, मंडे के दिन आपका एक प्रैक्टिस होगा। कल आपका यूनिट 10 जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। तो अब आप ध्यान सुन लीजिए, यहाँ पर बाल से संबंधित में योजनाओं को याद रखिएगा, विकास का जो सिद्धांत था वो याद रखिएगा। ठीक है, और कौन कौन से आयाम है वो याद रखिएगा। बाल विकास में मैंने जो ऐतिहासिक बारे में बताया है, जो जिसको मैंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेटो का नाम लिया था, जॉन कॉमोनियक्स का नाम लिया था। ठीक है, ये मैंने बताया था आप लोगों को, और सल्ली का नाम लिया था, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी उसने, तो वो आप याद रखिएगा उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कुछ कार्यक्रम और नीतियों के बारे में बताए हैं, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जितनी चीज़ों को इंपॉर्टेंट बताया उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। कल आप लोगों का जो क्लास होगा पर्यावरण पर होगा और सामाजिक विकास पर होगा। ठीक है भाई, चलिए।